हेलो गाइस, माय नेम इज भवेदी पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम लोग व्यापम के सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया ये लग जाता है कि आपका जो आने वाला पेपर है 24 सितंबर को, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बाद पता चल जाएगा। दूसरा क्या पता चलेगा? दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी है, मतलब जो व्याकरण होगा तो व्याकरण में कौन सा टॉपिक, और अगर वो वर्णमाला पूछा तो वर्णमाला में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर वो रस छंद अलंकार तक जाता है तो वैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा। क्लियर है? तो अभी आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करवाए जा रहे हैं, फैकल्टीज आपको करवा रही हैं। आज हम करने वाले हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात, कि प्रीवियस ईयर में हिंदी से कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। मोर देन वन पेपर के ये हैं, लेकिन ऐसा है कि एक पेपर के सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं, दूसरे पेपर के भी सारे क्वेश्चन उठा लिए, और फिर अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो उसको ऐड किया है। क्लियर? ये लेकिन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ है दीपावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? दीपावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नीचे आपके पास ऑप्शन में है 4 संधियां। यहां से 2 चीजें समझना है हमको। पहली बात, अब यहाँ पे देखो आप कैसे तैयारी करना है, और अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपना जो फाइनल रिवीजन के मोड में है, तो चीजें क्या ध्यान रखिए। जब आप पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका जब पढ़ते हैं तो एनालिसिस कैसे कीजिए। यहां से एक चीज पकड़िए, लिखा हुआ है संधि। क्या लिखा है? संधि। अब संधि का मतलब ये कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो ये कि संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, आप प्रकार पढ़िए, पहली चीज है ना। ठीक। दूसरा कि जो संधि होती है, संधि के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग मिलेंगे। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं उनको पढ़िए। ठीक है, और क्या करिए, तो स्वर संधि के प्रकार के बाद उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है या जो जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि संधि कौन सी होगी, तो वो यूज करिए। मतलब इसका जो आप एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं सूत्र पढ़िए। और क्या पढ़ेंगे, तो स्वर संधि के आप कुछ उदाहरण देखिए, जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे एग्जाम्पल करके देखिए, तो आपका ये पार्ट कवर होता है। दीपावली अपने आप में एक शब्द दिया है और बोला है बताइए संधि। हो सकता है कल को क्वेश्चन दे, वर्ड लिखा है दीपावली और बताइए इसमें कौन सी संधि है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तीसरा कि संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये समझना है कि हमें पढ़ना कितना है। अगर संधि लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आ गया तो खत्म। क्लियर है ये बात? चलिए, तो दीपावली के बारे में पूछा है, संधि कौन सी है। ठीक भैया, संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले लिखा है दीपा और वली। अब सुनिए, अब आपको जिनको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा सा जिनने प्रैक्टिस की हुई है, वो इसका आंसर डायरेक्टली देख के बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। बट जो बिल्कुल बेसिक पे हैं, जीरो पे हैं, उनको मैं एक संधि की एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जब भी कभी संधि होती है या संधि वाला जो शब्द होता है उसका जब आप विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, संधि के शब्द का जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद के समय या तोड़ते समय आपके पास 2 अलग अलग शब्द आएंगे। क्लियर है ये बात? 2 अलग अलग शब्द आएंगे। और ये शब्द कौन से होना चाहिए, तो ये शब्द होना चाहिए सार्थक शब्द। कौन सा होना चाहिए? दोनों की दोनों होना चाहिए सार्थक शब्द। अब इसका क्या मतलब है सार्थक का मतलब, तो देखिए यहीं से देखिए, सार्थक हिंदी में जो लिखा हुआ है, अगर इसको आप तोड़ के देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सधन अर्थक। क्या बन रहा है? ये बन रहा है सधन अर्थक या सधन अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? स मतलब हिंदी में पॉजिटिव या बोलना चाहिए धनात्मक या अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है स, और अर्थक मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। तो वो शब्द जो विभाजित तो हो रहा है, संधि के शब्द से टूट तो रहा है, लेकिन उसका क्या निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, और एक अर्थ ऐसा निकल रहा है जिसका कोई क्या हो, मीनिंग हो, है ना। मतलब उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, मीनिंग जरूर होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे वो हमारी संधि विच्छेद सही हुई है। क्लियर? देखिए, अब आपके पास पहले लिखा है दीपा और वली। चलिए, दीपा और वली की बात करें तो यहाँ पर दीपा फिर भी ठीक है, आप लोगों ने, वैसे तो दीपा भी कोई शब्द नहीं, बट आप बोलोगे कि दीपा तो सर हो सकता है किसी का नाम हो, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन पीछे क्या लिखा है, वली। ये कोई शब्द बना ही नहीं। वली का मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे ये सार्थक शब्द नहीं है। क्लियर? दूसरा लिखा है दीप धन अली। क्लियर? अब ये दीप किसी व्यक्ति का नाम, अली भी किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन उन दोनों से मिलके दीपावली तो नहीं बनता है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आपसे पूछा हुआ, चलिए डी देख लेते हैं, दीप धन अवली। दीप का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे दीप का मतलब होगा दीपक। दीप का मतलब क्या होगा, दीपक। और अवली का मतलब क्या होता है, तो अवली का मतलब कुछ नहीं होता है।
चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं। सी में क्या लिखा है, मतलब ये आपका ये जो डी वाला था ये भी आंसर नहीं होगा। सी में क्या लिखा है, दीप। दीप का मतलब क्या है, दीप का मतलब फिर से अगेन दीपक। और आवली लिखा है, आवली। आवली का मतलब क्या होता है, तो माला। क्लियर, तो आप बोलेंगे दीप धन आवली क्या बन जाएगा आपका, दीपावली, दीपों की माला। या दीपों की, आप जो दीपावली पे हम लोग क्या करते हैं, ये दीपों के लिए दीपों कई सारे दीप लगाते हैं, तो दीपों की जो माला होगी उसको बोला जाता है दीपावली। क्लियर, तो ये बनेगा किससे, तो ये बनेगा दीप धन आवली से मिलकर। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, ये जब आप पढ़ते हैं तो ये तो आपका आंसर क्वेश्चन जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका करेक्ट हो गया, बट आपको एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए जो प है इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, प धन अ बना सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, आवली। आवली को आप क्या लिख सकते हैं, आवली, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, और जब हम इन दोनों का संयोग करेंगे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अ और आ जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आ। क्लियर, क्या बना रही है, आ। अब आपका क्या बन गया, इधर से प था और इधर से कौन बचा हुआ था, ये बना वली, और आगे कौन था, तो ये था दी, तो आपका बन गया दीपावली। क्या बन जाएगा, ये दीपावली। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको करके देखिए कि उसका जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तब आपका ठीक होगा क्वेश्चन आगे, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा ही होगा ये। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, पुनः विवाह में संधि विच्छेद होगा। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। पुनः विवाह में या पुनः विवाह किसका संधि विच्छेद होगा, है ना। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्या होगा, पुनः विवाह जो है वो किसका संधि विच्छेद होगा, या फिर पुनः धन विवाह किसका संधि विच्छेद है, या फिर तीसरा कि कौन से शब्द का संधि विच्छेद ये होता है। क्लियर, ऑप्शन देखिए जरा, क्या लिखा है, पूर्ण विवाह। क्या लिखा है, ये पूर्ण विवाह। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है, चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। थोड़ी सी गलती है, मैं एक ऑप्शन को करेक्ट करता हूं, ये है आपका, ठीक है। चलिए, चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। अब कौन सा सही कौन सा गलत कैसे पहचानेंगे, तो आप यहां ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन अगर आपको संधि नहीं भी आती तो भी आप सही कर जाते हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि हिंदी में आपको शुद्ध वर्तनी पढ़ना है। शुद्ध वर्तनी मतलब सही शब्दों का पहचानना है। अब यहाँ देखिए आप, आपके पास चारों चीजें जो लिखी हैं इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है या एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सही वर्तनी में लिखा हो, बाकी सभी गलत लिखे हैं। इसको देखिए क्या लिखा, पूर्ण विवाह, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, तो पुनः विवाह, ठीक है। ये क्या लिखा, पुनर्वाह, ठीक है। और ये क्या लिखा, इसको मैंने करेक्ट कर दिया क्योंकि ये भी गलत प्रिंट हो गया था इधर। ये लिखा है पुनर्विवाह। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको हिंदी के अकॉर्डिंग ही, शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन सही लगेगा, कौन सा, डी। और इसका आंसर भी क्या है, डी। जब आप पुनर्विवाह को जोड़ेंगे तो पहली चीज याद रखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करें तो पहला ये कि पुनर्विवाह, जो पुनः धन विवाह लिखा है, ये कौन सी संधि है, तो आपको दिख ही रहा है पीछे क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा है, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्लियर, जब आप इनका विसर्ग संधि में शब्दों का जब संधि करते हैं तो क्या होता है कि ये जो र की मात्रा होती है, जो विसर्ग होता है, ये अपने से आगे वाले पे र बना देता है। मतलब यहां से आपका आएगा पुन, और इधर से जो विवाह लिखा रहेगा उस विवाह के ऊपर क्या हो जाएगा, विसर्ग बना, विसर्ग जो होगा वो र की मात्रा दे देगा, मतलब ये आपका बनेगा पुनर्विवाह, और करेक्ट आंसर आपका पुनर्विवाह होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब ये वही वाली बात है, प्रीवियस क्वेश्चन भी बेस्ड है ऑन शुद्ध वर्तनी, और ये क्वेश्चन भी किस पे आधारित है, शुद्ध वर्तनी पे। शुद्ध शब्द पूछा गया है, ठीक। ये लिखा है समसान, क्या लिखा है, समसान। क्लियर, दूसरा क्या लिखा है, समसान। क्लियर, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, श्मशान, ठीक है। और फिर लिखा, फिर से वही ऑप्शन दे दिया है, इसको आप ये कर लीजिए, ये लिखा हुआ है शान, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, आप शुद्ध वर्तनी पढ़ते हैं, इसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा इसका जो आंसर है वो क्या है, सी होगा, श्मशान कहा जाता है, शमशान जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन या तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, तो आपने विलोम शब्द खूब पढ़े हुए हैं तो वहां आ जाएगा, विलोम शब्द को पढ़ना ही रहता है आपका। एक क्वेश्चन आपको विलोम शब्द का, एक आध आपको पर्यायवाची का, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो या तो आपने विलोम शब्द बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अगर ये नहीं भी पढ़े हैं तो इसका जो आंसर होगा वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप चार ऑप्शन में एलिमिनेशन लगा दो। दो मेथड है, देखो गुरु का या तो आपको क्या पता हो, डायरेक्ट विलोम पता हो, आप आंसर में ढूंढ लो। दूसरा क्या कर सकते हो, चारों में, चारों ऑप्शन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, हटाने की प्रक्रिया, कैसे, इनमें से कौन सा गलत है उनको आप हटा दीजिए, या कौन सा सिमिलर आ रहा है वो हटा दीजिए, विलोम तो एक ही होगा।
क्लियर। और तीसरी मेथड क्या लगा सकते हो, गुरु जो है, ये कहीं ध्यान में आ रहा हो अगर आपको, तो आपने जब छंदों की गणना की थी, छंदों में जब मात्राओं की गणना करते हैं, किसकी, छंदों में जब मात्राओं की गणना करते हैं, तो उस समय आप गुरु और लघु की बात करते हैं, तो वहां से भी आप इसको सही कर सकते हैं। क्लियर है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, तो जब आप स्वर पढ़ते हो तो स्वर में भी आप क्या बोलते हो, मात्राओं की बात करते हो। और स्वर में भी कैसी मात्राएं, तो गुरु और लघु मात्राएं होती। या फिर स्वर में आप प्रकार भी देखते हो, वहां पे भी गुरु और लघु आपके प्रकार आते हैं। क्लियर। तो 2 3 4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गुरु शब्द का विलोम पूछा था, पहले मैं आपको एलिमिनेशन लगा, देखो डायरेक्ट आंसर होगा तो आप डायरेक्टली लगा दोगे। ये दोनों आपको पता है कि इनका विलोम क्या होता है, एक गुरु होता है, दूसरा लघु होता है। स्वर में भी एक प्रकार कौन सा होता है, तो एक होता है आपका मात्रा में गुरु और दूसरा लघु मात्रा, और प्रकार में भी गुरु लघु होते हैं। तो उससे आंसर तो मिल गया, बट एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे। गुरु का मतलब थोड़ा बड़ा, तो देखो गुरु का मतलब बड़ा, विस्तृत भी उसी के जैसा आ रहा है, बड़ा भी उसी के जैसा है, और विशाल भी उसी के जैसा है। 3 जो अपने ऑप्शन देखे हैं, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन वो हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं। तो इसको ज्यादा अच्छे से आपको क्या करना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। गुरु का जो विलोम होगा वो कौन होगा, लघु होगा। तो आप समझ रहे हैं। पेपर में आप ये मत सोचिए पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए आपकी, कैसे जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो सकता है, या कौन सा मेथड आप अपना रहे हो। क्लियर। चलिए, उसके बाद क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्द के आगे 4 शब्द दिए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। ठीक है, क्या है ऑप्शन देखते हैं। आने वाला, बीता हुआ, आगम और आरंभ। ऐसा नहीं लग रहा है समानार्थक नहीं, असमानार्थक है ना, अनुचित। कौन सा, अनुचित ढूंढना है आपको, उचित नहीं, अनुचित ढूंढना है। मतलब 3 जो हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, समान अर्थक हैं, है ना, समान अर्थ देते हैं। और एक जो है इनमें से क्या है, विलोम होगा। तो देख लेते हैं कौन है विलोम। तो देखो, आने वाला जो अब आएगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, आगम आने वाला, और आरंभ भी आने वाला। इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों क्या है, आपके तीनों समान अर्थ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अलग कौन है, बीता हुआ। बीता हुआ वो होता है जो निकल गया है ना। तो आप ये बोलेंगे इन चारों में से अनुचित समान अर्थ कौन दे रहा है, तो बीता हुआ। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 5th। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, लिखा हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। बिल्कुल ठीक, आप टेलीग्राम पे जाकर फाइल देख सकते हैं, अनेक शब्दों की, एक शब्द की, काफी सारे 1000 के आसपास उसमें शब्द दे दिए हैं मैंने। अनेक शब्दों का एक शब्द के लिए जब आ रहा है, चयन करने को बोला है, तो देखिए क्या लिखा है, नाटक के खेलने का स्थान। नाटक के खेलने का स्थान, नाटक कहाँ पे किया जाता है। चलिए देखो, रंगभूमि बिल्कुल नहीं, इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर जो है वो रंगमंच। आपने सुना भी होगा कि ये जो नाटक है उस रंगमंच पे किया जा रहा है ना, कभी ऐसा सुना हो तो इसका आंसर क्या है, रंगमंच है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, लिखा है नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। एक शब्द दिया है नीचे, कौन सा, अरुण, है ना, अरुण बोला गया है, और बोला है इनमें से आप क्या करिए, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए अरुण का ये वही वाली बात है, पर्यायवाची आपको क्या करना है, पर्यायवाची आपको पढ़ना ही है। आपका एक क्वेश्चन पर्यायवाची से हो सकता मिले ही मिले, हो सकता क्या मिलेगा ही, कभी कभार एक की बजाय 2 भी आ जाते हैं ना। तो अच्छे से पढ़िए पर्यायवाची को। इनमें आप देखिए आपको कौन सा मिल रहा है, प्रातःकाल नहीं, भोर बोला जाता है इसको, है ना। कुकुट बिल्कुल नहीं, कमल नहीं, कमल को बोलते हैं पंकज आप, इसका एक एग्जांपल पर्यायवाची। सूर्य जो है उसको बोला जाता है अरुण, सूर्य का नाम क्या है, अरुण। ठीक है, इसी के बेसिस पे अगर आपको जीके में पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश ही क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश, वहां से भी याद रख सकते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। क्या लिखा है, उपसर्ग रहित है। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी टेस्ट सीरीज में भी बहुत बच्चों के साथ यही दिक्कत आ रही है। क्या करते हैं, सोचते हैं बाहर निकलने के बाद कि हमने पूरा सही किया है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती, पढ़ते हैं देखते हैं अच्छा निम्नलिखित उपसर्ग, यह जब उपसर्ग पढ़ते हो ना तब आपके मन में आता है कि वाओ एक इजी टॉपिक का क्वेश्चन मिला, अब तो ये मेरा 100% सही ही होगा। और आप पढ़ते 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 हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सही थे, क्या पढ़ लेते हैं उसको, कौन सा उपसर्ग सही थे, जबकि लिखा हुआ क्या है, कौन सा उपसर्ग रहित है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सा शब्द जो है वो बिना उपसर्ग के बना हुआ है ना, बिना उपसर्ग के बना हुआ है। ठीक, तो देखिए बिना उपसर्ग में देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं, यहां देखिए जरा, सबसे पहले डी से ऑप्शन शुरू करते हैं हम लोग। ये लिखा है विदेश, विदेश का मतलब क्या होगा, आप इसको बोलेंगे वि धन देश, तो देश के आगे क्या लगा है, वी लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक को देखिए, अत्यधिक को आप क्या बोलेंगे, अति धन अधिक। ठीक है, अधिक, अधिक के आगे आपने क्या लगा दिया, अति लगा दिया, अति उपसर्ग लगा हुआ है। और क्या है, सुयोग लिखा हुआ है,
तो इसको आप बोलेंगे सु धन योग। ठीक, तो योग के आगे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है जो सु है। ठीक है, तो आप बोल देंगे कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो उपसर्ग वाले हैं। कैसे हैं, इनमें उपसर्ग आया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रहित बताइए, बिना उपसर्ग का बताइए, शब्द कौन सा हो जाएगा, सुरेश। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसका आंसर सुरेश होगा। क्लियर, चलिए। अच्छा, आप बोलेंगे सर कि आप ये भी तो बताइए कि ये जो सुरेश लिखा है ये भी तो किससे मिलके बना होगा। बिल्कुल बना होगा, ये बना है सूरधन ईश से। किससे बना है, सूरधन ईश। अब आप बोलेंगे इसमें भी आप उपसर्ग बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं। सूरधन ईश जो है ये बना हुआ है संधि से। ये शब्द किससे बना हुआ है, संधि से। सूर और ईश को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए ये शब्द जो है ये उपसर्ग के केस में नहीं आएगा, उपसर्ग रहित माना गया है सुरेश। क्लियर, चलिए। उसके बाद क्या है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। क्या पूछा गया है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। मतलब ये जो तत्सम और तद्भव जो आप पढ़ते हैं, शब्द के प्रकार जो आप पढ़ते हैं, उसमें तत्सम कहां से आया है या उसका उद्भव कहां से हुआ है। तो आपको दो शब्द बहुत अच्छे से पता है, एक है आपके पास तत्सम और एक आपके पास है तद्भव। क्लियर, अब तत्सम जो है वो क्या है, इसका मतलब होगा तत् धन सम। क्या लिखा है, तत् धन सम, मतलब जैसे का तैसा। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे का तैसा या जैसा ही। इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे तो जैसा ही, है ना। किसकी जैसा, तो जो शब्द संस्कृत से आए हैं। कहां से आए हैं, संस्कृत से। तो जो शब्द संस्कृत से आते हैं उनको हम बोल देते हैं तत्सम। तो तत्सम का जो मूल स्रोत है वो क्या माना गया है, संस्कृत माना गया है। तत्सम क्या है, संस्कृत से आया हुआ है। ठीक है, और आपका तद्भव क्या है, तो वे शब्द जो हिंदी में आए हैं या संस्कृत से परिवर्तित रूप है। ये क्या है, संस्कृत के शब्दों के परिवर्तित रूप। क्लियर है क्या, है ना, परिवर्तित रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखेंगे 14 सितंबर। 14 सितंबर को आप क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, हिंदी डे मनाया जाता है। इसका मतलब देखिए, आप पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। एक क्वेश्चन जो आपका आया वो आया डे पे, दिवस पर, डे एंड डेट जो आप बोलते हैं उस पे आया। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं जीके में भी, जनरल नॉलेज में भी। तो देखिए याद रखिए, जितने भी मंथ है उन सारे मंथ के आपको क्या करना है, डे एंड डेट्स पढ़ना ही पढ़ना है। वो चाहे आपके हिंदी में क्वेश्चन बना के देता है आपको या वो बना के देता है आपका जीके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अंधा युग किस प्रकार की रचना है। अब ये आपको डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जितनी भी रचनाएं होती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अंधा युग आपका जो है वो अंधा युग लिखा हुआ है, अधा नहीं, अंधा युग। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। काव्य नाटक है, क्या है ये, काव्य नाटक। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ था किसका, अंधायुग किसका क्वेश्चन था कि बताइए किस प्रकार की रचना है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अंधायुग किसकी रचना है। या पूछ लेगा कामायनी किसकी रचना है, या ये पूछ लेगा फूल और रंगा, है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली। तो काव्य नाटक में अंधायुग जो है ये किसकी है, तो आप बोलेंगे ये धर्मवीर भारती की है। किसकी, ये धर्मवीर भारती। मैंने आपको प्रीवियसली जिनने पढ़ा है उनको मैंने बताया भी है कि आप ये पढ़िए कि ये रचनाएं जो होती हैं, एक क्वेश्चन रचना से भी आ सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंबु का उचित पर्यायवाची ढूंढिए। देखिए फिर से मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पर्यायवाची के हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो अंबु का पर्यायवाची क्या होगा, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। इसका पर्यायवाची होता है जल। ठीक है, क्या होता है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपन में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। अब प्रत्यय का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका निकल गया उपसर्ग का, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास किसका, प्रत्यय का। तो पागलपन में किसका क्या प्रत्यय ढूंढना है हमको। तो देखिए जरा, यहाँ क्या लिखा है, पागल लिखा है। अब वो तो शब्द ही अधूरा, कैसा अधूरा कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय जो होता है वो होता है कि मूल शब्द जो होगा, है ना, मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश अगर जुड़ता है तो ये शब्दांश जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। क्लियर, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, पागलपन का उन्होंने पागल लिख के दिया, तो ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे वाला शब्द गायब है। फिर लिखा है पा। अब पा आगे जो लिखा हुआ है ये मूल शब्द कहलाता है, इसमें तो कोई प्रत्यय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब पा भी नहीं है। फिर क्या है, पागलपन को आप तोड़ते तो क्या लिखते, इधर लिखते पागल और यहां लिखते पन। तो ये देखिए जरा, पन जो है पीछे वो आपका क्या है, पन जो है वो आपकी प्रत्यय आ गया। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, पागलपन में पन जो है वो प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग नहीं है, आपको जो पढ़ाया जा रहा था तब बताया था कि आपको सारे स्पर्श व्यंजन के वर्ग A to Z और वर्ड टू वर्ड
एग्जैक्ट जहां लोकेशन है या जो बोलना चाहिए जहां वो वर्णमाला में स्थान पाते हैं वहां आपको लिखना पड़ेगा। तो ट वर्ण नहीं है, ट वर्ग का वर्ण नहीं है, ये है आपके सामने, देखिए जरा। तो ट पूरा क्या होता है, तो आप बोलेंगे ट ठ ड, अच्छा ट ठ ट ठ ड ढ और ण, ये होते हैं, ठीक। तो इन 5 में देख लीजिए, आप अपना चेक कर लीजिए कौन सा नहीं है। आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको अगर वर्णमाला पता है तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। अगर ये मालूम नहीं है ऑप्शन एलिमिनेशन से भी होगा। ये तो भाई साहब अंतस्थ व्यंजन में आता है, किस में आता है, य र ल व में आता है ना। वह जो वर्ण है कहाँ आता है, य र ल व में, अंतस्थ व्यंजन में। तो इसका आंसर वैसे भी आपको पता चल जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, निराशा में संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। फिर से संधि वाला क्वेश्चन, आप देखिए ना तीसरा क्वेश्चन आपके पास संधि वाला है ये, ठीक है। तो निराशा में डायरेक्टली आपको फिर से यहाँ पे पूछी हुई है विसर्ग संधि। क्या पूछी हुई है, विसर्ग संधि। जब आप इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो शब्द हैं ये किस संधि में प्रयुक्त हो रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीह धन आशा। अभी बोला था कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग जब होता है तो वो क्या करता है, वो आपका अगले वाले शब्द पर क्या हो जाता है, र का उच्चारण दे देता है। तो देखो जरा यहाँ पे भी क्या हुआ, नीह धन आशा में उसने र बन गया। तो नीह धन आशा लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहां से क्या बना, तो यहां से बना निर, ठीक है, और आशा। जब ये आ र के साथ में जुड़ेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा निराशा। क्लियर। तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा संधि का निराशा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इत्यादि में संधि विच्छेद कीजिए। फिर से संधि का क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है अगले पेपर का हो ये। इत्यादि में संधि विच्छेद भी करिए और संधि विच्छेद नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि एवं संधि कौन सी होगी, संधि बताइए, है ना, संधि भी बताइए। नीचे क्वेश्चन संधि विच्छेद का नहीं है, संधि का है कि संधि कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए इत्यादि को अगर आप देखेंगे तो आप इत्यादि को क्या डिवाइड कर सकते हैं, आप बोलेंगे इट इज इति धन आदि। क्या बोलेंगे, इति धन आदि। ये आपका क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहां से जब आप देखेंगे तो यहां पे कौन आ रहा है, छोटा ई आ रहा है, और यहां पर कौन आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है आ। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ई और आ का जो योग होता है वो कौन सी संधि में होता है, वो होता है आपका यण संधि में। तो आपने बता दिया इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, क्षणिक का विलोम क्या होगा। फिर से विलोम शब्द आया हुआ है। तो क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, बहुत अल्प समय के लिए। क्लियर, बहुत अल्प समय के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको विलोम पता है, और अगर नहीं पता है तो आप 4 ऑप्शन देख के ये कर लीजिए कि आप उसको कैसे हटा सकते हैं, ऑप्शन कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली आंसर पता है तो आप इसका आंसर करेंगे शाश्वत। शाश्वत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। क्लियर है ना, जो कभी समाप्त नहीं होगा, शाश्वत। तो इसका उल्टा क्षणिक, क्षणिक का उल्टा शाश्वत। और नहीं तो फिर इन तीनों के एग्जांपल देखिए, ये तीनों क्या होते हैं, वो जो चीजें जल्दी खत्म हो जाती। तो ये क्या होंगे, ये क्षणिक के समानार्थी शब्द हैं। क्या है ये, समानार्थी, या बोलना चाहिए जो अनेक अर्थ दे सकते हैं, अनेकार्थी, है ना, समान अर्थ वाले। ये तीनों की तीनों समान अर्थ वाले। और अपोजिट कौन, ये विलोम। क्लियर। तो जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि यार, पढ़ते समय तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आप हिंदी पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट में, केवल हिंदी की बात नहीं करता हूँ, नॉन टेक्निकल हो सब्जेक्ट जो भी हो, आप उसमें ये देखिए कि आंसर अगर गलत है तो गलत होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, वो गलत क्यों है पहला। और अगर वहां ये समझ में नहीं आता कि गलत क्यों है तो आप उसको डायरेक्टली ये देखो, अगर आपको इसका आंसर डायरेक्ट ये पता था तो 3 जो है ये आपके क्या होंगे, विलोम पूछा था, विलोम एक ही सही है तो बाकी कौन हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। सिंपल सी बात। क्लियर। चलिए 18 नंबर पे क्या पूछा हुआ है, बसेरा में कौन सा प्रत्यय। अगेन प्रत्यय का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्यय आपको पता है। देखो बसेरा को जब आप तोड़ेंगे तो क्या पर तोड़ेंगे, बस, बसना, एरा, है ना, स्थान, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय आया, एरा प्रत्यय आया। आप बोलेंगे इसमें कौन प्रत्यय है, एरा प्रत्यय। क्लियर। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्का का तत्सम क्या है। पक्का का तत्सम क्या है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं। पहला तो ये कि आप पक्का का आज के बाद याद रखेंगे कि तत्सम क्या होगा। तो पचा बिल्कुल नहीं, पका बिल्कुल नहीं, और पचचा बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पक्व। क्या इसका आंसर है, पक्व। क्लियर। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा गलत लिखा, पक्व होता है, क्या होता है, पक्व होता है, ये लिखा हो, ठीक, इसको हटाइए। चलिए तो पक्का का तत्सम जो है वो क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है। इसका मतलब ये कि अगर अगली बार क्वेश्चन आया तो वो ये पूछेगा कि बताइए पक्का जो है वो किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन क्या देगा, बताइए तत्सम है, दूसरा बोलेगा क्या ये तद्भव है, तीसरा बोलेगा क्या ये यौगिक है या योग शब्द है या योग रूढ़ है,
या फिर चौथा ऑप्शन देगा ये रूढ़ शब्द है। क्या है, क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है पक्का जो है, पक्का वो कैसा शब्द है, वो है तद्भव शब्द। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर में संधि विच्छेद होगा, डायरेक्टली पूछा है, सही है। दिगंबर में संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये संधि जो है ये इतनी बेसिक संधि है कि इसको आप हर बार पढ़ते हैं। इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन ही दिख रहा है अंबर का। किसका दिख रहा है? अंबर का। आगे क्या हो सकता है? तो आगे है दिक। क्या है? दिक। क्लियर? ये है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जब आप व्यंजन संधि के एग्जाम्पल पढ़ते हैं या बोलना चाहिए उसके नियम पढ़ते हैं, तब आप देखते हैं कि क का योग जब किसी स्वर के साथ होता है या फिर जब स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण का योग किसी स्वर के साथ होता है तो वो अपने वर्ग के ही दूसरे में बदल जाता है। दूसरा वर्ण कौन सा? तीसरे में बदल जाता है। तीसरा कौन सा होगा? तो होगा ग। तो क्या बन जाएगा? क ख ग, तीसरे में बदल जाएगा। क और अ मिलके क्या बन जाएगा? ग बना देंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है अन्न धन अभाव किसका विच्छेद है? क्या पूछा हुआ है? अन्न धन अभाव जो है वो किसका विच्छेद है? आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पूछा गया है किसका विच्छेद है, तो किसका होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये लिखा है आपके पास अन्न और ये लिखा हुआ है आपके पास अभाव। अब आप क्या करिए, यहां से आपका कौन आ रहा है? यहां से आपका आ रहा है न धन अ। क्लियर? और ऊपर से भी कौन आ रहा है? ऊपर से भी आ रहा है अ। और आपको पता है स्वर संधि में जब अ और अ मिलते हैं तो ये अपने से बड़ा वर्ण बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? आ। तो आप इसको बोलोगे आपका अ न तो आगे था और पीछे कौन था? भाव भी था। ठीक? तो ये जब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा अन्ना भाव। क्या बन जाएगा? ये अन्ना भाव। ठीक है? तो इसका ऑप्शन अन्ना भाव, अन्ना भाव। ठीक है? ऑप्शन देख लेना, अन्ना भाव ये करेक्ट आंसर इसका। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तुति, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं आपको, डेली जितने रिमेनिंग डेज हैं आपके, आप डेली 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो विलोम के याद करिए शब्द, 5 से 10 आप पर्यायवाची याद करिए। ऐसे करिए, विलोम शब्द पक्का एक फिक्स है क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन फिक्स है। पर्यायवाची नहीं आएगा तो समानार्थी आ जाएगा, ज्यादा क्या होगा? समानार्थी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताइए समानार्थी शब्द कौन सा होगा। क्लियर है? चलिए अभी तो ये देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। क्लियर? स्तुति का मतलब किसी के बारे में अच्छी बातें करना या उसकी प्रशंसा करना। क्लियर? तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? उसकी बुराई कर देना, उसकी निंदा कर देना। तो विलोम पूछा गया है, ढूंढ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। निंदा। निंदा इसका क्या है? विलोम शब्द है। तो आप क्या बोलेंगे? स्तुति का समानार्थी शब्द आपके ये है। ठीक है? समानार्थी, मैंने ये कहा है, स्तुति का मतलब पर्यायवाची नहीं कहा है बिल्कुल भी। स्तुति का मतलब समानार्थी। और आपसे पूछे हैं तो आप ये बता सकते हैं। और क्या? प्रशंसा भी बोल सकते हैं आप। एक और क्या हो जाएगा? प्रशंसा, है ना? समानार्थी शब्द है इसका। और उसका उल्टा क्या हो गया? निंदा हो गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब ये फिर से अपने सेकंड नंबर पे क्वेश्चन देखा था ना शुद्ध वर्तिनी का, तो शुद्ध वर्तिनी भी आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध वर्तिनी का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए जरा, शुद्ध वर्तिनी में 4 आपके पास लिखे हुए ऑप्शन। पहली बात तो ये कि गृहिणी जहां लिखा होता है ना, ये ग्रह और ये गृह, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है? ये दोनों का मीनिंग होता है लेकिन अंतर होता है। ये ग्रह वो है जो आपके प्लेनेट्स वाले हैं। ठीक है? और ये ग्रह जो है ये होम वाला है। क्लियर? ठीक? तो अब गृहिणी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं घर से रिलेटेड है ना? तो इसके लिए ये 2 ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये गलती है डायरेक्टली। बचा के आपके पास एक ये बचा और एक ये बचा। अब 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला, आपको डायरेक्टली आंसर पता हो तो एलिमिनेशन लगाना वगैरह करना कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शुद्ध वर्तिनी चूज कर लीजिए। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन यूज करोगे। क्या करोगे? आपकी हिंदी में थोड़ी सी उच्चारण जो है, थोड़ा सा जो आपका उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन जिसको आप कहते हैं, वो थोड़ा सा ठीक करिए। अगर आप ठीक से बोलने लगेंगे ना, पढ़ के शब्दों को जब पढ़ेंगे ठीक से बोलेंगे तो आपके मुंह पे वही शब्द रहेगा। अब इन दोनों को पढ़िए, ये लिखा हुआ है गृहिणी और ये लिखा है ग्रहिणी। क्या लिखा? ग्रहिणी। हिणी बिल्कुल नहीं होता है, ही में बड़ी नहीं आती, गृहिणी नॉर्मल बोलते हैं आप, तो ही में छोटी मात्रा आती है। मतलब आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ए आंसर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। खग का पर्यायवाची शब्द बताइए। खग, फिर से पर्यायवाची पूछा हुआ है। खग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो खग का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? खग का मतलब पक्षी होता है। ठीक है? तो पक्षी को और क्या बोला जाता है? तो पक्षी को देखो, मन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है?
मयूर, मयूर पक्षी जरूर है लेकिन वो उसका एक टाइप है, इसलिए मयूर भी आंसर नहीं। अनुचर, अनुचर जो अनुसरण करे, अनुचर उसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर करेक्ट है जो विहाग है। क्या है? विहाग। तो आप याद रखना, खग को क्या बोला जाता है? पक्षी भी बोला जाता है, विहाग भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? तो विहांग भी बोला जाता है। विहाग भी बोलते हैं और विहांग भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, भिन्न शब्द पहचानने को बोल रहा है वो, सोच के देखिए। तात, पूज्य, पिता और मोती। ठीक है, अब इसमें से ये तीनों शब्द जो हैं वो समान अर्थ के दिख रहे हैं, समान समान दिख रहे हैं, लेकिन मोती जो है वो तीनों में क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। ठीक है, तो भिन्न शब्द की पहचान करना थी तो आपने क्या कर दिया? मोती यहाँ पे आपका भिन्न शब्द हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? किसका? तो बेटा का। क्वेश्चन दिया हुआ था कि बेटा का कौन पर्यायवाची नहीं है, तो बेटा का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? क्लियर, देखते हैं। पुत्र बिल्कुल बोला जाता है, सुपुत्र भी बोला जाता है, तो सूत भी उसी को बोलते हैं। आत्मज मतलब जो आपके आत्मा से आने वाला आत्मज, तो ये भी होगा। अग्रज, अग्रज का मतलब होता है कि आपकी पीढ़ी के पहले वाली पीढ़ी, मतलब पहले वाली जनरेशन, तो आप अग्रज बेटा नहीं बोलेंगे, अग्रज होते हैं हमसे पहले वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। बेटा का पर्यायवाची नहीं है पूछा हुआ था, तो तीनों क्या है? ये पर्यायवाची है। अल्टीमेटली बेटा का ये तीनों क्या है? पर्यायवाची है। क्लियर? चलिए फिर लिखा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय नहीं है। देखिए ध्यान ये रखना है पूछा क्या गया, साथ में ये भी कि किस प्रकार से पूछा गया। नहीं बोल रहा है, नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। सड़क, सड़क जो है वो अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। क्या है ये? पूर्ण शब्द है, इसको आप तोड़ेंगे नहीं, प्रत्यय से तो बिल्कुल नहीं बना हुआ। रक्षक, रक्षक वो रक्षा धन अक है ना। याचक, याचिका करने वाला, याचक याच धन अक। नर्तक मतलब नर्तक है ना, नृत्य करने वाला नर्तक। सड़क जो इसका करेक्ट आंसर है। अक प्रत्यय किसमें नहीं आ रहा है? सड़क में। क्यों? क्योंकि अपने आप में दूसरा शब्द है, प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, और ये तीनों शब्द जो हैं वो अक प्रत्यय से बने हैं। किससे बने हैं? अक प्रत्यय से। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। ठीक, अब देखिए, अवधि हिंदी से बाद में, ब्रज हिंदी से बाद में, लेकिन ये दोनों क्षेत्र विशेष की, किसकी है? ये क्षेत्र विशेष की है। जो पहले क्या हुआ करती थी? ये हुआ करती थी बोली। क्या हुआ करती थी? बोली हुआ करती थी। ठीक है, अब ये, हाँ, ये अब उपभाषा का दर्जा ले चुकी हैं, मतलब ये आगे बढ़ चुकी हैं, बोली और उपभाषा के बीच में आती हैं, इनमें रचनाएं होने लगी है, बट ये क्षेत्र विशेष में बोली गई हैं। हिंदी की ये प्रचलित रूप बिल्कुल नहीं है। देवनागरी की जो लिखा है, देवनागरी की क्या है? तो ये स्क्रिप्ट, लिपि होती है जिसमें हिंदी लिखी जाती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपके पास ये दोनों आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मतलब अभी वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली है, और आंसर ये करेक्ट होगा। और साथ में एक बात याद रखिएगा कि जो आधुनिक हिंदी है वो सबसे खराब हिंदी है ना। उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? उसमें हम लोग कहीं मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिश्रित शब्दों का मतलब, जैसे आप अभी ये वीडियो अगर वापस रिकॉल करेंगे ना, तो मैंने कई बार शब्दों को बोलते समय, हिंदी पढ़ाते समय इंग्लिश का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी वाक्य बोला, इसमें इंग्लिश बोला, जबकि बोलना मुझे अंग्रेजी चाहिए था। तो ये है, हम लोग आज की डेट में जो हिंदी बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम बिगड़ी हुई हिंदी बोलते हैं। हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप प्रयोग करते हैं, जिसको आप बोलेंगे खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूछा गया है शुद्ध वाक्य बनाइए। अगेन शुद्ध वर्तनी आ रही थी, अब क्या है? शुद्ध वाक्य आया है। तो शुद्ध वाक्य में चरखा काटना चाहिए, चरखे को काटना चाहिए, चरखे से काटना चाहिए, या चरखा चलाना चाहिए, है ना। ये चार आपके सामने क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि चरखा नहीं काटा जाता है, वहां पे सूत अगर वर्ड आता तो अलग बात होती। सूत मतलब जो धागा होता है उसको। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट याद रखिए धागा, लेकिन कहीं पे भी धागा शब्द यूज नहीं किया गया है। अब चरखा क्या है? तो चरखा एक तरीके का क्या है? मशीन है, यंत्र है ना। चरखा एक क्या है? यंत्र है। तो यंत्र को आप क्या करते हैं? यंत्र को काटते हैं, यंत्र को काटते हैं, या यंत्र से काटते हैं? हमें भी यंत्र से काटते हैं, लेकिन यंत्र को आप चलाते भी तो हैं। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है, मोस्ट प्रॉपर आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, चरखा चलाना चाहिए होगा। क्लियर? ठीक है, अगर ये सी ऑप्शन जो ये करेक्ट होता, बट यहां अगर धागा लिखा होता या सूत लिखा होता, तब आप ये करेक्ट कर देते सी ऑप्शन। अदरवाइज आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है? ये बहुत बेसिक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आपसे
हो सकता पूछ ले कि रचनाएं, तो ये किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। करेंगे क्या आप घर पे? सूरदास की रचनाएं देखिए, विद्यापति की रचनाएं देखिए, कुबुत्तन की रचना देखिए, इनकी रचना और देखिए, आप पढ़िए इनको। क्लियर? ऑप्शन करेक्ट क्या है इसका? ऑप्शन करेक्ट है आपको मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से क्या आया? शुद्ध वाक्य आया। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, मेरे घर को जाना चाहिए, मैंने घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझको घर जाना चाहिए। अब आप बताइए इसमें से सही क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि घर जाना है, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? बताइए। ठीक, मेरे घर को जाना चाहिए तो कोई बात ही नहीं बनती है ना, मेरे घर को जाने की कोई बात नहीं बनती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपके पास? मैंने घर जाना चाहिए, ये भी नहीं बनती है। तीसरा क्या लिखा है? मुझे घर जाना चाहिए। वेरी गुड। ये पढ़ने में भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सही लिखा हुआ है। और फिर क्या लिखा है? मुझको घर जाना चाहिए। ठीक, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय आप बोलें, बट आप ये बोलेंगे जब इंडिविजुअल आप अपनी बात करते हैं तो आप बोलेंगे मुझे घर जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं। लिखा है, सुगरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। क्लियर? इसमें पूछा गया है अलंकार। ये वो वाली बात आई, रस छंद और अलंकार आपसे जो पूछा जाएगा कौन सा होगा। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा मीनिंग। किसको देखना पड़ेगा? तो देखिए, अतिशोक्ति वो वाला अलंकार जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात की गई हो, बिल्कुल नहीं, बड़ा चढ़ाकर बात नहीं की गई है। अनुप्रास वो अलंकार जहां पर आपको बार बार वर्णों की या शब्दों की पुनरावृत्ति हो, बिल्कुल नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं हो रहा है, तो ये पुनरावृत्ति भी नहीं है। संदेह अलंकार जहां पर बोलते समय कोई शक हो, मन में संदेह हो, डाउट हो, तो वो भी नहीं। मतलब आंसर इसका क्या करेक्ट है? श्लेष। अब श्लेष में क्या है? सुगरण को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर जो लिखा है, इसमें सुगरण जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सुगरण का अलग अलग मीनिंग होगा अलग अलग जगह पर। जैसे यहाँ पर तीन नाम दिए, कवि, व्याभिचारी और चोर। एक हो गया आपका कवि, और कौन हो गया? व्याभिचारी, ठीक है, और तीसरा कौन हो गया? तो चोर। अब सुबरन जो है ये एक से ज्यादा अर्थ हैं। क्या है इसके? एक से अधिक अर्थ हैं। किसके एक से अधिक अर्थ? सुबरन के। क्यों अधिक अर्थ? कौन से अधिक अर्थ? तो जो सुबरन कवि के साथ लगे, जो सुबरन व्याभिचारी के लिए प्रयुक्त हो, और जो सुबरन चोर के लिए प्रयुक्त हो। ठीक, कवि के लिए सुबरन का मतलब होता है शब्द, ठीक है, और व्याभिचारी का के लिए होता है नारी, स्त्री, महिला, और चोर के लिए होता है सोना। क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, जहां पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आ रहे हैं अलग अलग जब वो प्रयुक्त होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, प्रणाम करने योग्य। वही आपको जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप पढ़ते हैं, उसमें प्रणाम करने योग्य जो होता है उसको क्या कहा जाएगा? ये नहीं, प्रणाम करने वाला नहीं बोला गया, बोला गया प्रणाम करने योग्य कौन होगा। तो देखिए, जो प्रणाम करने योग्य होता है उसको कहा जाता है प्रणम्य। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रणम्य। दूसरा, प्रणाम करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है नमस्कार, नमन, या ये प्रमाण लिखा है, ये तो बिल्कुल कोई गलती है। प्रमाण का मतलब क्या है? सर्टिफिकेशन है, अनुमोदन, उस टाइप का तो वर्ड नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर जो प्रणाम करने योग्य होता है उसको बोला जाता है प्रणम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, विद्यालय में प्रयुक्त संधि बताइए। कौन सी संधि है? तो विद्यालय को आप तोड़ के देखिए, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप ऐसा ही लिखोगे, विद्याधन आलय। क्लियर? और विद्याधन आलय जब आप लिखोगे तो आपको पता है कि इन दोनों के क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। विद्या का मतलब आपको पता है कि विद्या का मतलब क्या होता है, आलय का मतलब भी आपको पता है, रहने का स्थान, घर, है ना, जो भी स्थान होगा। तो विद्याधन आलय से विद्यालय बनेगा। आपको पूछा गया है संधि का नाम। संधि में यहां पर देखिए क्या आया? आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? आ रहा है। यहां पर दोनों जगह पर संधि का स्वर में ही प्रयुक्त हो रहा है, स्वर का स्वर के साथ योग हो रहा है। मतलब आप इसको बोल देंगे यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। तो विद्यालय में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है? स्वर संधि। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, राजा का पुत्र। क्या लिखा है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र मतलब क्या? मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया। आपसे पूछा गया था राजपुत्र। क्या पूछा गया था? राजपुत्र। तो आप इसको क्या बोलेंगे? राजपुत्र जो राजा का पुत्र हो। क्लियर? यहां पे शब्द क्या आया? का। इस चिन्ह से, इस का चिन्ह से आप ये पहचान सकते हैं कि यहां पर समास कौन सा है। तो भाई साहब, आपको बताया गया था, समास जब पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है वो 6 प्रकार का होता है, और उसमें आप कारक तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? कारक तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? टोटल 6 प्रकार के। उस 6 प्रकार में कर्ता ने और आपका संबोधन हेयर को छोड़ के
कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान का, ये पढ़ते हैं आप, तो यहाँ बोलेंगे राजा का पुत्र जो है उसमें कौन आएगा, तो राजा का पुत्र, और समास पूछा जाए कौन सा है, तो आंसर है तत्पुरुष समास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसेरा, ओ ये रिपीट हुआ है, बसेरा अभी आपको मैंने बताया, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, एरा। क्लियर? वह स्थान जहां गमन संभव ना हो, वह स्थान जहां पर गमन संभव ना हो, याद रखना, वह स्थान जहां पर गमन संभव ना हो, आंसर होगा इसका दुर्गम। क्या होगा? दुर्गम। संभव ना हो लिखा हो, अगर संभव ना हो मतलब ये बात कैसी है, असंभव वाली बात है। कैसी बात है ये? असंभव वाली बात। क्लियर? लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है जहां लिखा हो आपसे क्वेश्चन कि जिस स्थान पर या फिर जहां जाया ना जा सके या जहां गमन ना हो, है ना, ये क्या लिखा हो, जहां पे जाना, एक मिनट में इसको फिर से करता हूं, जहां गमन कठिन हो या जहां जाना कठिन हो। इसका मतलब क्या है? गमन कठिन हो, जाना जहां पर क्या हो, कठिन हो, तो ऐसे को बोला जाता है दुर्गम। क्या बोला जाता है? ये तो सही, सॉरी दुर्गम नहीं, दुर्गम्य। क्या बोला जाता है इसको? दुर्गम्य। क्लियर है ये बात, है ना? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दुर्गम है, और जहां कठिन हो, केवल कठिन हो, असंभव नहीं है, उसको दुर्गम बोलते हैं। जा तो सकते हैं लेकिन दुर्गम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखो वर्णमाला, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कहां से आ रहा है आपको ढूंढना है। क्वेश्चन कहां से आ रहा है तो आप ढूंढेंगे, आप देखेंगे कि ये महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, सघोष, ये सब देखते हैं, तो महाप्राण इनमें से कौन सा नहीं है आपको देखना है। क्लियर? तो देखिए जरा, महाप्राण व्यंजन जो होते हैं, महाप्राण व्यंजन सभी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण आता है। कौन सा आता है? सभी स्पर्श व्यंजन का पहला। और कौन आते हैं? तो य र ल व आते हैं। ठीक है, ठीक। और कौन आएगा? तो ये आपके पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरीके से चलता है। तो आप जरा देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा महाप्राण में आता है, और कुछ नहीं आता है, अल्प प्राण में आता है। तो अल्प प्राण ये हो गया, अल्प प्राण में ये आते हैं, अंतस्थ बिल्कुल हो गया, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। तो महाप्राण कौन सा हो गया? जो महाप्राण में आपके आएंगे छ, झ और ख। मतलब महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जो सभी स्पर्श के, किसके? सभी स्पर्श व्यंजन के कौन से हो? दूसरा वर्ण। ये किस में आएगा आपका? ये आएगा आपका महाप्राण में। क्लियर? और भी एग्जांपल्स इसके सारे देखिएगा महाप्राण, अल्प प्राण के। नेक्स्ट, मित्र का पर्यायवाची क्या है? मित्र का पर्यायवाची क्या है? किनास, मधुकर, नरेंद्र, सुहृद। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका आंसर सुहृद है। क्या है? सुहृद। मित्र को और क्या बोलते हैं? सखा बोलते हैं, सहपाठी बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, है ना? तो सारे नाम आप इसके पर्यायवाची वो देख लीजिएगा, इसका ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुहृद बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निषेध सूचक शब्द है? वाक्य की बात करते हैं, वाक्य है ये, वाक्य की पूछा हुआ शब्द नहीं, सॉरी, वाक्य पूछा गया है, तो वाक्य में निषेध सूचक, निषेध मतलब जो नकारात्मक हो। देखो लिखा हुआ है तुम कौन हो, ये तो क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक हो गया। तुम कहां जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक हो गया। क्या तुम नहीं जाओगे? ये है प्रश्नवाचक निषेध वाक्य, है ना, निषेध सूचक। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, ये लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को, वैसे तो देखा जाए तो ये आदर सूचक है। कैसा है? आदर सूचक, जहां पे ऑर्डर मारा गया है ना, आदेश सूचक, आदर भी नहीं, आदेश सूचक। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे मतलब नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब आप बोल देंगे सीधा से कैसा? निषेध है, नया है, मना किया जा रहा है, ना किया जा रहा है। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, हम लोगों ने 2 से 3 पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा ही पेपर बनने वाला है। और आपको शायद ये एनालिसिस देख के लगा होगा कि हिंदी को उतना ज़्यादा जितना डिफिकल्ट आप समझते उतनी है नहीं। अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, तो आप इन सभी को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।